आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th हिस्ट्री और चैप्टर हमारा सेकंड है और आपके टर्म 1 एमसीक्यू कराने वाला हूँ मैं यहाँ पे। लेखन कला और शहरी जीवन ये आपके चैप्टर का नाम है और आपके टर्म 1 में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ एमसीक्यू। वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। चैप्टर 2 का आपका टाइटल जो है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास 11th ESP हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आप इसे सर्च करो टेलीग्राम पे जाके और वहां पे ज्वाइन हो जाओ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन में आपके सामने है अंग्रेजी भाषा, यूनानी, फ्रेंच और फारसी। तो देखिए, ये यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेस्ड करवा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से बनाए मैंने ये क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो आपको A to Z ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल डीप बनाए हैं, आप ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, यूनानी भाषा से है ये तो हमने पता कर लिया, लेकिन वो कौन से दो शब्द हैं जिससे मिलकर मेसोपोटामिया बना है? ऑप्शन में है मेसोस और पोटामा, ऑप्शन में है मेसोस और फरात, मेसोस और पोटेमोस, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए, ये जो बनाई है बनाए मेसोस और पोटेमोस से, तो यानी कि हमारा जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, मेसोस और पोटेमोस। ठीक है, इससे मिलकर मेसोपोटामिया बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेसोपोटामिया जो है वो निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था। आपने पढ़ा होगा कि दो नदियां थी और उन दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था वो मेसोपोटामिया से रिलेटेड है, मेसोपोटामिया है। ठीक है, ऐसा पढ़ा था आपने एनसीईआरटी में। तो वो दो नदियां कौन सी है? ऑप्शन में है दजला और नील नदी, फरात और नील नदी, दजला और फरात। आप सभी जानते होंगे कि दजला और फरात जो है इसके बीच की है, तो यानी ऑप्शन यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में डैश गणराज्य में का हिस्सा है। देखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता की बात करते हैं तो अब तो हम वो पुराने समय में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आज वर्तमान में देखें तो ये कौन सी मतलब गणराज्य का हिस्सा है? तो ऑप्शन में आपके सामने है ईरान, इराक, जॉर्डन और इजराइल। तो देखिए, ये इराक जो है वर्तमान में जो आप इराक पढ़ते हो इसका हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता डैश के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने, शहरी जीवन, बिल्कुल सही है आपका आंसर ये ऑप्शन। अगला है समृद्ध साहित्य, इसके लिए भी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर है गणित और खगोल विद्या, ये भी सही है, यानी कि आपके तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन डी। डी का मतलब क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि सारे ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत डैश दशक में हुई। देखिए, मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता है, लेकिन इसकी जो पुरातत्व खोज शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी 1840 के दशक में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही होगा, 1840 के दशक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 7। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? कुछ तो कारण रहा होगा। तो देखिए, इसके पीछे कुछ पॉइंट दे रखे हैं। एक कारण ये बताए क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है, सही है। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार का उल्लेख है, शिमार शब्द आप देखोगे, ये भी आपका पॉइंट ठीक लग रहा है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं, ये भी आपको पॉइंट एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तीनों पॉइंट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे, तो यानी कि तीनों ही करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 7000 बात चल रही है यहाँ पे, 7000 BC से 6000 BC यानी ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हुई थी। कहां पे हुई थी? ऑप्शन में है ईरान में हुई थी, इराक में हुई थी, सऊदी अरब में हुई थी, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए आंसर है इसका इराक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कांसा जो है, कांसा वो दो मिश्र धातुओं से बनता है, यानी दो धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता है। तो एक तो तांबा है, कांसा जो है वो तांबा और डैश को मिक्स करके बनाया जाता है, यानी इनसे मिलकर बनता है। तो तांबे के साथ क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, या फिर रांगा। रांगा को टिन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए तांबा और टिन
यानी तांबा और टिन की मिश्र धातु जो होती है, तांबा और टिन को मिलकर क्या बनता है, ब्रॉन्ज, यानी कि आपका ये जो है कांसा बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डी, यानी टिन मिक्स किया जाता है। ठीक है, तांबा और टिन इसको मिक्स करके कांसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, सारे के सारे आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे डिक्टो, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो। मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था, यानी किस चीज की कमी थी। देखिए, खाद्य संसाधन वहां पे था, खाद्य संसाधन की कमी तो है नहीं। ठीक है, वहां पे जल संसाधन की कमी नहीं, दजला फरात आप पढ़ ही रहे हो। फिर वहां पे किस चीज की कमी है, खनिज संसाधन। यस, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि वहां पे खनिज संसाधन की कमी थी। ठीक है, बाहर से क्या करते थे वो, निर्यात वगैरह, मतलब बाहर से इन सब चीजों को आयात करते थे और अपने यहाँ से निर्यात क्या करते थे, कपड़े वगैरह इनके पास होते थे खूब, तो कपड़े और खाद्य जो सामग्री थी उसका निर्यात कर देते थे, और खनिज संसाधन बाहर की चीजों को क्या करते थे, या आयात कर लिया करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगाते थे। अभी मैंने आपको बताया कि इनके पास खनिज संसाधन नहीं थे, तो ऐसे में क्या करते थे, ये ऐसी चीजों को क्या करते होंगे, ठीक है, धातु वगैरह भी कहाँ क्या करते होंगे, बाहर से कहीं ना कहीं से लेते होंगे। तो वो कहाँ से लेते थे, ऑप्शन में है तुर्की से लेते थे, ऑप्शन में है ईरान से लेते थे, या फिर खाड़ी पार के देशों से लेते थे। तीन आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ से लेते थे, ये इन तीनों ही जगह से लेते थे, यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी ऑप्शन क्लास सॉरी क्वेश्चन 11 का सही हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन 12 है आपके सामने कि मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वो लगभग डैश की है, यानी कितने ईसा पूर्व की है। ठीक है, जो पहली पट्टिका पाई गई है, ऑप्शन में आप देखिए एक बार, 1000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व यानी 3200 ईसा पूर्व, तीसरा है 5600 ईसा पूर्व। तो ये लगभग लगभग मानी जाती है 3200 ईसा पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि मेसोपोटामिया के लोग डैश पट्टिका के ऊपर लिखते थे। देखिए उस समय में आज की तरह कॉपी पेन टैबलेट वगैरह तो नहीं होता था, तो क्या करते थे, वो किस पे लिखते थे, पट्टिका पे लिखते थे। पट्टिका किस चीज की होती थी, ऑप्शन में है तांबे की, ऑप्शन में है लोहे की, ऑप्शन में है मिट्टी की, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिट्टी की पट्टिका होती थी, मिट्टी को क्या करते थे, गीली करते थे, उसको गूंथते थे, उसको चपटा बनाते थे। उसके बाद जब गीली मिट्टी होती थी उस पर लिखा जाता था नुकीली चीज से, तो वो क्या होता था, बाद में जब सूख जाती थी तो उसमें वो परमानेंट फिक्स हो जाता था। ठीक है, तो ये पट्टिका जो होती थी मिट्टी की होती थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मिट्टी की पट्टिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी। देखो कई सारी भाषाएं थी, आप सुमेरियन पढ़ोगे, अक्कदी पढ़ोगे, अरेमाइक पढ़ोगे, कई सारी मतलब चीजें पढ़ोगे आप बुक के अंदर आप जाओगे तो, लेकिन सबसे पुरानी पूछा है आपसे, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सबसे पुरानी अगर आपसे पूछा है तो सुमेरियन थी, क्योंकि इसके बाद दूसरी भाषाएं यहाँ पे आने लगी थी। अक्कदी लोग आए थे तो अक्कदी भाषा हो गई थी बाद में, वो बाद में हुई थी, लेकिन आपसे प्राचीन पूछा है, पुराना पूछा है, तो सुमेरियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा सुमेरियन भाषा का स्थान लेने लगी। देखिए पहले सुमेरियन थी, ये तो प्राचीन है, आपको पता ही है, प्राचीन पुरानी, अभी आपको बताया, लेकिन बाद में फिर दूसरी भाषा के लोग आए तो वो भाषा इसका स्थान लेने लगी, तो वो कौन सी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए, तो ये ऑप्शन में है आपके सामने, अक्कदी भाषा, अरेमाइक भाषा, हिब्रू। तो आंसर हो जाएगा आपका अक्कदी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया बी, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 कथन दिए, इसमें से 3 कथन तो मैंने सही डाल रखे हैं, लेकिन एक कथन मैंने गलत डाल रखा है, आपको वो पहचानना है। मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे चिन्ह थे इनकी उसमें, ठीक है, लिपि में। इसके बाद है उसे गीली पट्टी पर और उसके सूखने से पहले लिखना होता था, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि गीली मिट्टी का वो गूंथ के बनाते थे पट्टी का, उस पर लिखते थे और उसके बाद सुखा देते थे उसको, यानी सूखने से पहले लिखना होता था। बी भी आपका सही है यहाँ पे। तीसरा है कि लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता थी, बिल्कुल सही, क्योंकि जब इतने सारे चित्र थे उसमें, ठीक है, सॉरी, इतने सारे चिन्ह थे, तो ऐसे में लिखने में तो बहुत दिक्कत होगी, याद करने में बहुत दिक्कत होगी, तो ऐसे में कुशल व्यक्ति ही कर पाएगा। तो सी, ए बी सी तीनों बिल्कुल सही है। चौथे को देखते हैं, लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। देखो इतनी मुश्किल से लिखा जाता है और लेखन कार्य को महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना जाएगा, आंसर यहाँ पे होना चाहिए था माना जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, माना नहीं जाता, यानी कि ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। और हमको क्या करना था, हमको यही बताना था कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। ठीक है, डी स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने जो है ये गलत है, बाकी 3 की 3 ऊपर की सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, उरुक क्या था। उरुक क्या है, और ऑप्शन में है कोई पक्षी है वहां का, या वहां की कोई भाषा है, या फिर वहां का कोई शहर है, या वहां पे कोई भवन था।
तो आंसर देखिए आपके सामने है ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये क्या था, शहर था। ठीक है, पढ़ोगे आप एनसीईआरटी तो आपको पता लगेगा। 18वां क्वेश्चन है कि उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था। ये चंद्रदेव के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए आपको ये जो चैप्टर है मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी किताब से नोट्स बनाकर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का दे दूंगा। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहें, हिस्ट्री पढ़ना चाहें, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो भी पढ़ना चाहें, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँ। केवल एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो कि पेपर में एमसीक्यू आएंगे तो केवल एमसीक्यू से काम चला ले, ऐसे नहीं होगा। आपको चैप्टर पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, तब आप एमसीक्यू आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो आपको चैप्टर भी जरूरी है, तो चैप्टर की वीडियो जरूर देखो, समझो, उसके बाद आप एमसीक्यू को भी तैयार करो। ये नहीं कि केवल एमसीक्यू करने लगे, ध्यान रखना। 19वां क्वेश्चन, प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा जाता था। ऑप्शन में है उर, इन्नाना, एनमरकर और उपरोक्त सभी। तो देखिए इन्नाना जो थी इसको प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता था। ठीक है, माना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर, इंपॉर्टेंट है, मारी नगर डैश के रूप में खूब फला फूला। ठीक है, ऑप्शन देखिए, शाही राजधानी, शाही भवन, शाही किला, या इनमें से कोई नहीं। तो ये राजधानी के रूप में फैला था, तो ऑप्शन क्या है, फला फूला था। ए हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मारी के राजा किस समुदाय के थे। तो मारी के राजा जो थे वो एमोरेट जो भी आप कहो, ठीक है, इस समुदाय के थे। क्वेश्चन है 22, साइप्रस द्वीप जो था वो अलाशिया, ठीक है, साइप्रस द्वीप अलाशिया जो था वो किसके व्यापार के लिए मशहूर था। ऑप्शन में है कपड़े के व्यापार के लिए फेमस था, सैनिक सामान के लिए फेमस था, तांबे और टीन के लिए फेमस था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तांबा और टीन के व्यापार के लिए फेमस था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखिए। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या मिली है। ठीक है, ऑप्शन है गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, या फिर ठीक है, यहां पे परंपरा आएगा, या फिर कालगणना परंपरा। कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन सी भी देख लो, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला भी सही है यहाँ पे और दूसरा भी सही है, यानी ए भी सही है बी भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किसने कराया था। ऑप्शन में है नेबो पोलासर, सिकंदर, नाइबोनिडस, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका नेबो पोलासर। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन, परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या है। आप प्राचीन समय से जोड़ के मत देखो, आज के समय में भी आप इसको जोड़ के देख सकते हो। जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, या उपरोक्त सभी। जहाज से जाओगे उड़कर, क्या वो सस्ता पड़ेगा। रेल से जाओगे, क्या वो सस्ता पड़ेगा, या जल मार्ग जो होता है वो सस्ता पड़ेगा। ज्यादा मतलब सस्ता, प्राचीन समय में भी देखा जाए और आज के समय में देखे। देखिए प्राचीन समय में ये वायु मार्ग, रेल मार्ग तो नहीं था। अगर आज से हम 50 साल 60 साल पीछे जाए तो तब ये चीजें मिल जाएंगी आपको। लेकिन मैं अगर 2000 4000 साल पीछे जाऊं तब तो ये चीजें नहीं होती थी। तो क्या करते थे लोग, जल मार्ग का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जल मार्ग जो है पुराने समय से यूज किया जाता है, और जल मार्ग जो है सबसे सस्ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके लिए ना आपको कोई सड़क बनानी है, ना आपको कोई दिक्कत है, हवा के वेग से जाते थे इसमें। ठीक है, प्राचीन समय से यूज किया जाता है, तो जल मार्ग जो है सबसे सस्ता है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस किए इस चैप्टर से। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहां पे टाइम निकाल के रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, और आप मुझे कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी, हम जल्दी जल्दी आपके सारे कवर करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।